नमस्कार दोस्तों, आजकल हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इसके अलावा कैंसर की प्रॉब्लम आप आम होती जा रही है। पहले आपने कभी कभी सुना होगा कि ओल्ड एज में किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। बीपी की भी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कम थी और इसके अलावा कैंसर की प्रॉब्लम तो बहुत ही कम सुनाई देती थी। लेकिन आज आप देखोगे नौजवान बच्चों में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने लगी है। बीपी तो एक बहुत आम सी समस्या हो गई है, लेकिन और कैंसर भी आजकल आप देखोगे आपको ज़रूर सुनाई देता होगा कि इनको कैंसर की समस्या हो गई है, इनको कैंसर की समस्या हो गई है। तो जब इसका कारण ढूंढा जाने लगा तो उसमें बहुत सारे कारण इसके सामने आए, लेकिन उसमें जो एक बड़ा कारण जो सामने आया उसमें एक डिबेट चल गई कि क्या जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसके कारण भी क्या ये सारी समस्याएं आती। तो बिल्कुल जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में वो भी एक बड़ा रीज़न है कैंसर के पीछे, या फिर जो है हाई ब्लड प्रेशर के पीछे, या फिर जो है आपके हार्ट की प्रॉब्लम के पीछे। अब जो डिबेट चल रही है कि सबसे अच्छा जो है कुकिंग ऑयल कौन सा है, तो उसमें अभी आप देखोगे हर घर में जो है रिफ़ाइंड ऑयल है और अलग अलग नाम से है। किसी के यहाँ सफोला इस्तेमाल हो रहा है, किसी के यहाँ फॉर्च्यून इस्तेमाल हो रहा है, या किसी के यहाँ और अलग अलग नाम से जो है ब्रांड से अवेलेबल हैं। पर हर घर में आपको रिफ़ाइंड ऑयल ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। जो कंपैरिजन यानी तुलना की जा रही है वो रिफ़ाइंड ऑयल से रिफ़ाइंड ऑयल की ही की जा रही है। अब यहाँ पर मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि रिफ़ाइंड ऑयल का मतलब क्या होता है, रिफ़ाइंड ऑयल को बनाने कैसे बनाया जाता है, और रिफ़ाइंड ऑयल को बनाने में कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है। अब चाहे किसी भी ब्रांड का रिफ़ाइंड ऑयल हो, सबकी प्रोसेस लगभग एक सी होती है और सब में जो है यही प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। किसी में कोई भी कुछ कम होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर रिफ़ाइंड से रिफ़ाइंड की तुलना नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर जो कच्ची घानी है यानी सरसों का तेल जो लोग अभी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले जो है खाना बनाने के लिए सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता था, उससे जो है रिफ़ाइंड ऑयल की तुलना करूँगा। और फिर मैं जो है आप अपने आप से ही डिसाइड करिएगा कि अगर जो है ये दोनों चीज़ें में से आपको तुलना करनी हो कि कौन सा चीज़ आपके लिए बेस्ट होगा, तो बिल्कुल आप उसी चीज़ का इस्तेमाल करें। एक बार मैं फिर से अपनी वही बात दोहराऊंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें, और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सरसों का तेल कैसे निकाला जाता है। तो इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। जो लोग गाँव से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ऑलरेडी देखा होगा, या उन्होंने अपने सामने ही सरसों के दाने से जो है सरसों का तेल निकलवाया होगा, या फिर शहरों में भी कई सारे लोगों ने देखा होगा कि सरसों के दाने से सरसों का तेल कैसे निकाला जाता है। पहले इसके लिए बैल का इस्तेमाल होता था और एक मशीन होती थी जिसके बीच में जो है सरसों के दाने डाले जाते थे, और वो एकदम पीस के जो है उससे ऑयल अलग हो जाता था, और जो उसका सूखा वाला मटेरियल होता था वो गाय भैंस को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अभी जो है क्योंकि बैल नहीं रह गए हैं तो अब ये जो है कुछ मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कोई किसी भी तरह का कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होता। जस्ट सरसों के दाने को मशीन में डाला जाता है और वो पिस जाता है, जिससे तेल अलग हो जाता है और उस सरसों का जो सूखा मटेरियल है वो अलग हो जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि रिफ़ाइन किसे कहते हैं, रिफ़ाइन ऑयल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और तीसरा जो है कि रिफ़ाइन ऑयल को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि रिफ़ाइन ऑयल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। कभी कभी सरसों के दानों से सरसों का तेल निकाला जाता है और उसको कहीं पर रख दिया जाता है, तो उसमें कई सारी चीज़ें होती है। जब आप उसका इस्तेमाल करते हो तो उसमें एक सुगंध टाइप की आती है, जिसको गंध भी आप कह सकते हो, एक ऑर्डर होता है उसमें। और दूसरा जो होता है उसमें एक टेस्ट होता है, जब भी आप उसको इस्तेमाल करोगे तो उसमें एक टेस्ट आएगा। तीसरा जो है जब आप उसको रखोगे तो उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं सरसों के तेल में, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हमको वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इन सब सारे कारणों की वजह से जो है रिफ़ाइंड ऑयल बनाने का जो है स्टार्ट हुआ, जिसमें उसमें जो है जब आप कभी रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हो उसमें पहली बात तो किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं होता, यानी कि उसमें किसी भी तरह की गंध नहीं आती। दूसरा जो है उसमें किसी भी तरह का जो है टेस्ट नहीं आता,
और तीसरा जो है वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी भी तरह का उसमें सेटलमेंट सॉलिड पार्टिकल्स का नीचे की साइड पर नहीं होता। तो इसलिए जो है रिफ़ाइंड ऑयल जो है बनाया गया। अब रिफ़ाइंड ऑयल किसे कहते हैं? रिफ़ाइंड ऑयल का मतलब होता है कि जो आपका नेचुरल ऑयल है उसमें कुछ केमिकल को मिक्स करके जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी है उसको बदल देना, यानी अल्टर कर देना। जैसे उसमें टेस्ट का ख़त्म कर देना, उसमें ऑर्डर का ख़त्म कर देना, और जो जिस तरह से वो दिखता है उस तरह से ना दिख के काफ़ी ज़्यादा वो अच्छा दिखे। रिफ़ाइंड ऑयल को बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें कई सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं और हर एक स्टेप्स में कुछ ना कुछ ऐड केमिकल किया जाता है। जैसे किसी स्टेप में एसिड इस्तेमाल किया जाएगा, किसी स्टेप में जो है हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है, किसी स्टेप में एल्कलाइन का इस्तेमाल किया जाता है, किसी स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रिफ़ाइंड ऑयल को बनाने में जो स्टेप फॉलो किए जाते हैं, सबसे पहले मैं उनका नाम बताऊंगा, फिर उस स्टेप में क्या किया जाता है और क्यों किया जाता है ये भी बताऊंगा। तो इसमें जो पहला स्टेप होता है उसको डीगमिंग प्रोसेस बोलते हैं, जो दूसरा होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, तीसरे को ब्लीचिंग बोलते हैं स्टेप, और चौथे को फिल्ट्राइजेशन, पाँचवें को बोला जाता है विंटराइजेशन प्रोसेस, एंड लास्टली जो है डिओड्राइजेशन प्रोसेस किया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं डीगमिंग प्रोसेस क्या होता है। जब कभी आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए और उसको कहीं जगह एक जगह पर रख दीजिए तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ सॉलिड मटेरियल जो है नीचे की तरफ बैठ जाता है, बाकी येलो पार्ट जो है ऊपर हो जाता है, तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह की कमी को दूर करने के लिए डीगमिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। डीगमिंग प्रोसेस में 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है: हाई प्रेशर स्टीम, हाई टेम्परेचर वाटर, और तीसरा जो है इसमें एक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है जिसको फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अब जब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है तो हाई प्रेशर जो स्टीम होता है उससे जो है कई सारे सॉलिड मटेरियल उसमें मिल के बाहर चले जाते हैं। इसके अलावा जो वाटर सॉल्यूबल जो सॉलिड होते हैं वो वाटर के साथ में बाहर चले जाते हैं। और फास्फोरिक एसिड जब इस्तेमाल किया जाता है, और फास्फोरिक एसिड में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है आप इसको गूगल पे सर्च करके या कहीं भी पढ़ के देख सकते हैं। तो फास्फोरिक एसिड से इसमें होता क्या है कि जो इसमें ऑर्डर होता है या टेस्ट होता है, ये जो ऑयल की नेचुरल प्रॉपर्टी होती है वो सब ख़त्म हो जाती है। अब रिफ़ाइन ऑयल का बनाने का जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो ऑयल्स में क्या होता है, जनरली उसमें नेचुरल एसिड्स पाए जाते हैं, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। कास्टिक सोडा जो होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है, तो फिर ये क्या करता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो थर्ड स्टेप होता है रिफ़ाइंड ऑयल बनाने का वो होता है ब्लीचिंग। तो ब्लीचिंग आपको पता होगा, जहाँ पर भी ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ सुंदर दिखने लगती है। तो क्योंकि जो है ऑयल्स का जो कलर होता है वो हल्का डार्क येलो होता है, तो उसको जो है चेंज करने के लिए उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसका नेचुरल पिगमेंट और कुछ सॉलिड मटेरियल जो नेचुरल ऑयल में बचे रह जाते हैं वो इसके साथ में बाहर निकल जाते हैं, और जो है ये आपका ऑयल जो है वो उसका लुक जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद जो है फ़िल्टराइजेशन स्टेप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ऑयल को साफ़ करने के लिए कई सारे फ़िल्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है विंटराइजेशन प्रोसेस। विंटराइजेशन प्रोसेस में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा पेट्रोल्स में भी जो है इथेनॉल मिला के उसका इस्तेमाल किया जाता है, 10% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल। तो इस पेट्रोल का इस्तेमाल जो है रिफ़ाइंड ऑयल बनाने में भी किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आपके ऑयल को हल्के जो है टेम्परेचर पे रखा जाता है, जिससे वैक्स निकलता है वो ऊपर आ जाता है। तो वैक्स जो है वो इथेनॉल के साथ मिल के जो है आपके ऑयल से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं विंटराइजेशन प्रोसेस। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है उसको बोलते हैं डिओड्राइजेशन प्रोसेस। डिओड्राइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, जैसे आपका डिओड्रेंट जो होता है वो आपके ऑर्डर को ख़त्म कर देता है, उसी तरह से जो ऑयल का नेचुरल स्मेल होता है उसको ख़त्म करने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑयल को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है उबाला जाता है, और उबाले जाने के बाद इससे स्टीम पास की जाती है, और फिर ये पूरी प्रोसेस जाके रिफ़ाइंड ऑयल बनने की कंप्लीट हो जाती है। इस प्रोसेस में बहुत सारे मिनरल्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने बहुत सारे जो है जो रिफ़ाइंड ऑयल होते हैं उसमें देखा होगा फोर्टिफाइड ऑयल लिखा जाता है। तो क्योंकि इन सारी प्रोसेस को करने में, यानी कि टेस्ट को हटाने में, ऑर्डर को हटाने में, उसमें सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं उसको हटाने में कई सारे मिनरल्स जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं,
तो उसमें अलग से जो है मिनरल्स मिलाए जाते हैं और मिलाने के बाद उसमें लिखा जाता है फोर्टिफाइड ऑयल। तो ये सारी प्रोसेस होती है। अब आप जैसे समझ ही गए होंगे कि कितने सारे एसिड्स का, कितने सारे ब्लीच का, कितनी ज़्यादा जो है टेम्परेचर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया रिफ़ाइन ऑयल को बनाने में। तो अब बात आ जाती है कि रिफ़ाइन ऑयल जो है, जो हमारे घरों में कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो कितना सेफ़ है। तो रिफ़ाइन ऑयल जो है कितना सेफ़ है, अभी तक इसका एक्सपर्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ, लेकिन कई सारी रिसर्च और स्टडीज़ कहती हैं कि अगर आप रेगुलर और लॉन्ग टाइम तक रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो ये आपके अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। इससे जो होता क्या है कि आपके अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ता जाता है, जिससे आपके हार्ट को जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और आपके हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। इसके साथ में इससे जो है कैंसर की भी प्रॉब्लम जो है बढ़ने लगती है। दूसरा, लंबे समय तक अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हो और ज़्यादा अमाउंट में करते हो तो ये आपके बॉडी में इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है, और जब इंसुलिन लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। तीसरा, रिफ़ाइंड ऑयल का जब आप ज़्यादा और लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो तो इससे जो आपकी बॉडी में है इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है, यानी ये इन्फ्लामेशन को आपकी बॉडी में बढ़ाता है। उसके अलावा ये ओमेगा 6 को आपकी बॉडी में बढ़ाता है। अब ये जब दोनों बढ़ जाते हैं तो इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में जो क्रोनिक डिसीज़ेज़ होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जैसे आपका हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है, या कई सारी स्टडीज़ कहती हैं कि इससे जो है कैंसर और हार्ट दोनों की ही प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। रिसर्च और स्टडी एक महत्वपूर्ण चीज़ और कहती हैं कि आप जो है रिपीटेड हीटेड कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें। अब ये रिपीटेड हीटेड कुकिंग ऑयल क्या होता है, सपोज़ करिए कि आपने अपने घर पर पकौड़े को तला, तो पकौड़ा तलने में क्या हुआ कि कुछ तेल बच गया। अब आप उस तेल को आप फेंकना नहीं चाहते हो, बल्कि उसका फिर से दोबारा से आप इस्तेमाल करते हो, चाहे खाना बनाने में। अब इससे होता क्या है कि जो ऑयल होता है उसका पर ऑक्सीडेज वैल्यू बढ़ जाता है, और जब ये पर ऑक्सीडेज वैल्यू बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, जो आपका कोलोरेक्टल रीजन होता है, यानी बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप जैसे मार्केट में देखोगे जो पकौड़ा तला जाता है या फिर समोसा बनाया जाता है, एक बार क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा जो रिफ़ाइन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, तो एक बार उसको पकौड़ा या समोसा या कुछ और चीज़ें हैं उसको निकालने के बाद उस तेल को फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसमें कुछ फिर से तेल ऐड करके उसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। तो जितनी बार रिपीट हीट कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, उतनी ज़्यादा चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके बड़ी आंत के कैंसर के। तो आप कोशिश करें कि आप जले हुए तेल का बार बार इस्तेमाल ना करें। आप एक बार जो इस तेल का इस्तेमाल करें, अगर उसमें से कुछ बच जाए तो उसका इस्तेमाल ना करें, नहीं तो फिर वो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, इसके अलावा कैंसर की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके बढ़ाता रहता है। अब ये पूरी प्रोसेस होती है जो रिफ़ाइन ऑयल को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दूसरा जो है, मैंने बताया कि नेचुरल तरीके से कैसे जो है कच्ची घानी यानी सरसों के तेल को निकाला जाता है। अब इन दोनों प्रोसेस के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बताई है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। आपके लिए कुकिंग ऑयल में कलर ज़्यादा मायने रखता है, टेस्ट ज़्यादा मायने रखता है, ऑर्डर ज़्यादा मायने रखता है, या फिर आपकी हेल्थ आपके लिए ज़्यादा मायने रखती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सारी डिसीज़ या बीमारियों या मेडिसिन की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।